नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। एक बार अपमान, दो बार अपमान और बार बार अपमान। विधानसभा हो या फिर संसद, ऐसा कई बार हुआ है जब स्पीकर का अपमान किया गया। इस अपमान के बीच कार्रवाई भी हुई। सांसद हो या फिर विधायक, उन पर निलंबन की कार्रवाई भी हुई। लेकिन स्पीकर ने जब निलंबन की कार्रवाई की तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ऐसे कई मौके आए जब सदन में मार्शल को बुलाना पड़ा। सवाल यही है कि मार्शल को बुलाने की नौबत क्यों आती है, उनसे धक्का मुक्की क्यों की जाती है और स्पीकर का बार बार अपमान क्यों किया जाता है। ऐसे कई सवाल है जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। आज भी विधानसभा में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। आखिर स्पीकर की ओर ऐसा इशारा क्यों किया गया, और जब स्पीकर ने कार्रवाई की तो फिर विधायक मुकेश भाकर बाहर क्यों नहीं गए, और विपक्ष ने ऐसी परिस्थिति क्यों बनाई कि मार्शल को बुलाना पड़ा। सवाल यह भी है कि यह सब क्या विपक्ष के इशारे पर हुआ। आज बात इसी खास मुद्दे पर कि हंगामा क्यों है बर्पा। और जबरदस्ती सत्ता के पक्ष हमारे लोगों को उकसाते हैं, जिसकी वजह से सदन के अंदर गतिरोध बना। कांग्रेस और विपक्षी साथियों ने सदन की परंपरा को भी न मानते हुए अध्यक्ष जी की जो व्यवस्था थी उसको भी अस्वीकार किया। और जुड़े इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा जी हैं। बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका। और साथ ही चर्चा में शामिल है मिथिलेश जामनी जी, राजनीतिक विश्लेषक है। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ रामकेश मीणा जी भी जुड़ेंगे, उपनेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से। लेकिन अहम है ये मुद्दा, और शुरुआत गोपाल जी आपसे ही करते हैं। आखिर ये स्थिति बार बार क्यों विधानसभा के अंदर बनती है, क्योंकि एक बार अपमान, दो बार अपमान, और अपमान करने की तो जैसे आदत सी बन गई है। स्पीकर को लेकर आसन का अपमान, क्यों आज ऐसी स्थिति बनी? ये बहुत ही दुखद है कि अनेक बार ऐसा देखने में आता है कि आसन के आदेशों की उपेक्षा करना, अवहेलना करना और आसन को निशाना बना करके अभद्र तरीके से हाथ दिखाना, ये लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी खुद प्रिंसिपल रहे हैं जी, शिक्षा मंत्री रहे हैं और एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी हैं। वे कभी भी इस तरह का कोई व्यवहार करते ही नहीं हैं जो पक्ष या प्रतिपक्ष के प्रति उनकी अनुकूलता दिखाता हो। इसके बावजूद इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। मिथिलेश जी, अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में अचानक ही ऐसी स्थिति बन गई, ये सब कुछ हो गया, या वाकई में विपक्ष की सोची समझी रणनीति है? क्योंकि जब अगर ऐसा हुआ, कार्रवाई की बात हुई, तो जो गलत है वो गलत है, लेकिन उस पर भी सपोर्ट में आ रहा, और इतना ज्यादा हंगामा हो जाना, ऐसी स्थिति बन जाना, कैसे देखेगी प्रदेश की जनता इसे? देखिए श्वेता जी, अगर मैं कोर्ट में गया और मुझे डीजे ने मुलजिम ठहरा दिया तो फिर मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं अपर कोर्ट में जाऊं। तो आज मुकेश भाकर को संजीदगी का प्रदर्शन करना था। वो बाहर जाके बैठ जाते और कहते मेरी गलती नहीं है, अपनी सफाई देते। लेकिन जब आपके ऊपर फैसला हो चुका, क्योंकि जो संविधान में जो सबसे ज्यादा सशक्त पद कोई दिया हुआ है तो वो विधानसभा अध्यक्ष का है, तो विधानसभा अध्यक्ष की अवमानना निश्चित रूप से ये निंदनीय है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन कांग्रेस में कुछ अलग पॉलिटिकल गेम चल रहा है। जो कहा जाता है ना कि उल्फत में मैं सारे रस्में रिवाजों को ताक में रख दूं, वो परंपरा चली हुई है। वहां गुटबाजी है। कोई हरीश चौधरी या मुकेश भाकर, हरीश चौधरी कभी ठाकुर वाली कविता सुनाते हैं, तो अमीन कागजी राजस्थान की जो वित्त मंत्री है उसके लिए बेचारी बोल देते हैं, और फिर धारीवाल जी का तो कहना ही क्या। और आप देखिए सदन में जो कांग्रेस विधायकों के व्यवहार से अपने भी आहत हुए हैं। आपको याद होगा जब सदन में शांति धारीवाल जी ने कोई ऐसी टिप्पणी की तो डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष थे, वो नाराज होकर अपने उसमें जाके बैठ गए थे, रूम में जाके बैठ गए थे, चैम्बर में जाके बैठ गए थे। तो सबसे जो अहम बात है कि मुकेश भाकर जी को चाहिए था
कि जब लोकसभा में ओम बिरला जी ने 146 सांसदों को बाहर निकाल दिए, तब 146 सांसद चले गए और सड़क पर आकर राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ी, सड़क पर आकर कहा कि हमारे साथ बुरा हुआ है। तो जो संविधान आपको ताकत देता है कि आपकी अगर बात नहीं सुनी जा रही है तो जिस जनता ने, जो जनता माई बाप है लोकतंत्र में, उस जनता के बीच में जाके अपना दर्द कहें। आप उसी हाउस में जो कहा जा रहा है कि छपास का रोग, सो संसद में कैसे फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर अपनी फोटो छपे, अगर वो सोच रखकर ऐसा किया जा रहा है तो दूसरा है कि नागौर की जो पॉलिटिक्स है या खाटी जाट राजनीति कही जाती है, वहां हनुमान बेनीवाल को भी मार्शल कई बार आए हैं उनके लिए भी, और वहीं से कहीं वो होड़ तो नहीं है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट होड़ है कि क्या अशोक गहलोत की जो जाट पॉलिटिक्स है वो गोविंद सिंह डोटासरा के आसपास घूम रही है, और सचिन पायलट की जो जाट पॉलिटिक्स है वो हरीश चौधरी, मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया के आसपास घूम रही है। तो क्या आज मुकेश भाकर ने जिस अंदाज में उंगली उठाई और जिस चीज की बात कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की जो न्याय संहिता है वो चेंज हो गई है। आईपीसी की जगह, जो दंड संहिता की जगह न्याय संहिता आ गई है। तो उसमें वो यही कह रहे थे कि जो एजी हैं, डबल एजी हैं, उनका अपॉइंटमेंट दूसरा हो जाए। तो उसमें वो व्यवस्था दे रहे थे, जो विधानसभा अध्यक्ष उसमें व्यवस्था दे रहे थे, उसमें दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर निकल जाएगा। और जो बात कर रहे थे कि डबल एजी में एक मंत्री के पुत्र को नियुक्ति दे दी, तो याद होना चाहिए कि हमारे टाइम तो ऐसे, कांग्रेस के टाइम तो ऐसे एजी बने थे कि जो कभी कोर्ट ही नहीं गए, और हालत ये हुई कि जयपुर जो बम कांड के जितने भी मुलजिम थे उनको बेल मिल गई, रिहाई हो गई। तो कुल मिलाकर आज अगर सदन की महिमा को देखते हुए, जो राजस्थान का भाग्य निर्माता है, लोकतंत्र का मंदिर है, और उस लोकतंत्र के मंदिर के प्रमुख पुजारी को मैं कहूं तो वासुदेव देवनानी जो बहुत वरिष्ठ हैं और शिक्षा मंत्री रहे और शिक्षक रहे। तो शिक्षक को अगर किसी बच्चे में कमी न की तो वो रोकते हैं। हम सीपी जोशी साहब को भी देखते थे कि वो कांग्रेस के मंत्रियों को भी डांटते थे। तो ये भी हाउस चला रहे हैं, और इसे बिल्कुल इसे समझना होगा, और सम्मान जो है वो कायम होना चाहिए। बाकी आप अपनी बात रख सकते हैं, ये तो हक सबको है, लेकिन तरीका गलत है। रामकेश मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपनेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से। रामकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। रामकेश जी, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि विपक्ष बार बार आसन का अपमान कर रहा है, स्पीकर का अपमान। क्या मायने नहीं रखता स्पीकर आपके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है श्वेता जी। क्यों ऐसी स्थिति बनी है? स्पीकर साहब का कोई अपमान का कोई इरादा ना तो था और न कोई किया आज सदन में। आज ये मुद्दा हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय जूली साहब ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, और उन्होंने हाउस में ये बात रखी कि जो हमारे 3 पुराने कानून थे वो 30 जून को समाप्त हो गए और उनकी जगह नए कानून 1 जुलाई से लागू हो गए। राज्य सरकार द्वारा, और हमारे जो विधि मंत्री जी हैं जोगाराम जी पटेल साहब, जो उन्होंने ये जो अभी आदेश निकाले एपीपी और पीपी के जो सरकारी वकील होते हैं, वो सरकारी वकीलों के जो ऑर्डर निकाले वो 25/7 में और सीआरपीसी के धारा के अंतर्गत वो ऑर्डर निकाले, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। श्वेता जी, इस देश में संविधान के अनुसार सरकारें चलती है, और केंद्र सरकार के जो बनाए हुए कानून है वो संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत राज्य सरकार उनको मानने के लिए और उनको लागू करने के लिए बाध्य है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन करके और 256 का ही उल्लंघन नहीं किया, ये एक तरीके से अपनी मंशा जाहिर कर दी कि केंद्र सरकार कुछ नहीं है, केंद्र सरकार के कानूनों को हम माने नहीं माने। ये इस तरह की मंशा जाहिर करके उन्होंने जो ऑर्डर निकाला है ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान की एक मिनट, संविधान की धज्जियां उड़ाने का जो ये प्रयास किया था, इस मुद्दे को जूली साहब ने उठाया और इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब आना था, और वो मांग कर रहे थे स्पीकर साहब से, हम लोग भी मांग कर रहे थे कि आप इसमें वक्तव्य दिला दीजिए। अगर कानून मंत्री जी इसमें वक्तव्य दे देते तो कोई विवाद होने का सवाल ही नहीं था, लेकिन जानबूझ करके इस मामले को उलझाया। सरकार की तरफ से जवाब आया नहीं, देने की तैयारी नहीं, और जब इनसे ये कहा स्पीकर साहब से कि आप व्यवस्था दे दीजिए तो व्यवस्था भी नहीं दी। ये कह करके हमको एक बार तो बिठा दिया और उसके बाद में भी व्यवस्था के लिए कहा कि आपको मैं कल व्यवस्था दूंगा। इस बात को लेकर के हंगामा हुआ। इसमें
प्रतिपक्ष का कोई दोष नहीं है। प्रतिपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की तो कोशिश मुकेश की भाकर ने जो है। किया ठीक सत्ता था। पक्ष का जो अहंकार उंगली है दिखाना ये ठीक कहीं न था। कहीं आड़े आ रहा है और ये सदन को चलने नहीं देना चाहते, संविधान का उल्लंघन करके और अपनी जो मनमानी करने का इनका इरादा है। राजस्थान में ये मनमानी ठीक है, इस नहीं पर चल मैं सकती। आपसे जवाब लूं, लेकिन गोपाल जी जो ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ही सदन को चलने नहीं दे रहा है जबकि हंगामा विपक्ष कर रहा है। इनका कहना है कि आप लोगों की तरफ से ऐसी स्थिति बना दी गई और इसलिए ये सब कुछ हुआ। यानी जो गलती की बात कही जा रही है, जो गलत कृत्य हुआ या अपमान हुआ, उस बात पे तो ये है ही नहीं, समर्थन में ही नहीं, साथ ही नहीं है। उनका कहना है कि आप लोगों की वजह से ये स्थिति बनी। गोएबल्स का सिद्धांत है कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो उसको सच मान लिया जाता है। जब न्याय संहिता कब बनी, विधि मंत्री जी के पुत्र की नियुक्ति कब हुई, आज हुई, कल हुई, परसों हुई, इसके लिए एक निश्चित समय का चयन किया गया और वो समय इस तरह का चयन किया गया जब भारत के इतिहास के अंदर पहली बार एक राज्य की विधानसभा नवाचार पर चर्चा करने जा रही थी। अब जिन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कोई नवाचार किया ही नहीं, वो करें क्या? क्या वो नवाचार पर चर्चा करें? वो तो हिसाब अपना मिलाते घूम रहे हैं, किसमें कितना बाकी था, कैसे इकट्ठा किया जाए वापस। वहां पर सब्जेक्ट क्या था जो अचानक पैदा हुआ? गोपाल किस जी चीज? साहब, इसके मैंने तो बोला ही नहीं। आप सुनिए, मैंने बोला ही नहीं। आप जो है मैं आप बोल रहे थे, बोला ही, आप बोलते मुद्दे रहिए। की भी बात किया करो। मुद्दे कहें की मैं भी, चला जाऊं। आज ये भ्रष्टाचार और इसका मुद्दा था नवाचार। आज जो मुद्दा था श्वेता जी, आप संविधान हस्तक्षेप के करिए। अनुच्छेद के प्लीज। उल्लंघन का मुद्दा था, उस मुद्दे पर आप बात करिए। क्या ये सत्ता पक्ष की जगह प्रतिपक्ष ने ऑर्डर निकाले 25/7 में? रामकेश जी बात तो सुनिए एक मिनट। मैं कह रहा हूं, क्या यह घटना 24 घंटे पहले घटी? क्या 48 घंटे पहले घटी? 72 घंटे पहले घटी? आज विरोध का अचानक मतलब? क्यों आया ये टाइमिंग मुद्दा? की बात हो रही, टाइमिंग की बात हो रही। आज टाइमिंग क्यों? ये है कि कल विधानसभा समाप्त होने वाली है, सत्र खत्म होने वाला है, स्थगित होने वाला है। उसके ठीक पहले नवाचार का सामना कैसे किया जाए? अगर डबल एजी पर एक की नहीं 10 भी गलत हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। बीजेपी ने जो किए हैं वो सारे के सारे गलत हो सकते हैं। आप कोर्ट में गए, आपने आवाज उठाई, इतने दिनों से विधानसभा चल रही है, क्या कहीं लिखा हुआ है कि विधि मंत्री का पुत्र डबल एजी नहीं होगा? सोनिया गांधी के पुत्र कांग्रेस के नेता हो सकते हैं। आज तक क्या बना हुआ है? कितने ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। यह योग्यता का प्रश्न है और योग्यता अगर नहीं है, आप चैलेंज करिए ना कि अगला LLB नहीं है, आपने बना दिया। ये मुद्दा श्वेता जी 12 जिलों में APP और PP बनाने को लेकर के है। ये मुद्दा डबल एजी बनाने का नहीं है। ये देख लीजिए। और ये 25/7 का जो ऑर्डर निकला है, ये 25/7 के जो ऑर्डर निकले हैं, ये नए कानून के तहत निकलने चाहिए थे। पुराने कानून जो 30 जून को समाप्त हो गए, CRPC के उसका हवाला दे करके जो ऑर्डर निकाला है, ये संविधान का खुलेआम उल्लंघन है और ठीक है। केंद्र रामकेश जी, सरकार बात के कानूनों एक को सवाल नहीं का जवाब मानने दे का दीजिए, भी ठीक है। कोई कारण हम लोगों चलिए को नजर रामकेश जी, नहीं आ आप इस रहा। मुद्दे की अगर बात, केंद्र आप इस के मुद्दे की खिलाफ बात है, कर रहे बर्खास्त कर दो सरकार को। आप इस मुद्दे की बात कर रहे हैं रामकेश। हमने यही कहा था श्वेता जी आज, अगर 256 अनुच्छेद 256 का अगर उल्लंघन किया है तो 356 में अनुच्छेद 356 में गवर्नर साहब को प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को देना पड़ेगा। रामकेश, एक उसकी सवाल हम लोगों ने मेरा, मांग की थी आप आज। देखिए, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, विधानसभा में क्या एक कर रहे सेकंड थे? गोपाल जी एक सेकंड, आप मुद्दे की बात करें कि इस वजह से हंगामा हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि चलिए ठीक है, आप समर्थन में नहीं होंगे, आप विरोध कर सकते हैं, आप धरने पर बैठ सकते हैं, लेकिन मुकेश भाकर ने जो किया, क्या वो सही था? उंगली दिखाना, सवाल यहाँ पर स्पीकर के अपमान को लेकर है। क्यों स्थिति बार बार ये बनती है? आप जो है विधानसभा की कार्रवाई निकाल करके देख सकते हैं, सारा के सारे सत्ता पक्ष के लोग खड़े होकर के, जब स्पीकर साहब आसन पैरों पर था उस समय सत्ता पक्ष के सारे लोग खड़े थे और मुकेश भाकर साहब ने केवल यह कहा था कि आप स्पीकर साहब जरा इधर भी देखिए। उन्होंने उधर ध्यान नहीं देकर के केवल मुकेश भाकर को निष्कासित करने का जो आदेश दिया है
वो गैर संविधानिक है। कोई भी माननीय सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर के बोलने का उसको संवैधानिक राइट है। आज मुकेश भाकर साहब अपनी सीट छोड़ करके बाहर नहीं गए, अपनी सीट पर खड़े रह करके उन्होंने जो बात की वो उनको संवैधानिक राइट है। जब स्पीकर ने की, चलिए ठीक है, आज जो ऑर्डर किया है ये ऑर्डर बिल्कुल गलत ऑर्डर है। ठीक है, अगर उन्होंने कार्रवाई की बात की, कार्रवाई उन पर की, एक्शन लिया, तो फिर क्या पूरा विपक्ष एकजुट होकर हंगामा करेगा? ये सब करके बात भी तो रखी जा सकती है। क्या कभी विधानसभा के अंदर ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी? हम लोगों ने केवल और केवल इस पे व्यवस्था का प्रश्न उठाया। क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? जब नेता प्रतिपक्ष कोई व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब देने की जिम्मेदारी वहां संसदीय कार्य मंत्री की थी, और संसदीय कार्य मंत्री जब सदन में नहीं थे तो स्पीकर महोदय उसमें कोई भी व्यवस्था दे सकते थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था नहीं दे करके और पूरे सदन का जो है वातावरण खराब किया, और सदन में जो अफरा तफरी का माहौल जो आज खड़ा किया है आपको लगा स्पीकर साहब और सत्ता पक्ष के लोगों ने। सत्ता पक्ष के लोगों को इतनी क्या अहंकार है कि जब स्पीकर सीट पे खड़े हुए हैं, आसन पैरों पे है, तब भी पूरा के पूरा सत्ता पक्ष खड़ा होकर के हंगामा कर रहा है। दो चीजें, दो बातें, शोभाजनक बात नहीं है। ठीक है मिथिलेश जी, दो चीजें हैं जो एक साथ पैरेलल चल रही इस मुद्दे को लेकर। वजह जो भी रही हो, ठीक है, आप हमेशा सबके पक्ष में ही हर चीज कहें स्पीकर, ये जरूरी नहीं है। फैसले लिए जाएं, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों होता है। आप उस पर सहमत नहीं थे, आप अलग तरीके से अपनी बात रख सकते थे। दूसरा कि अगर नहीं भी हुआ उनके मन का या उनकी तरीके से, तो फिर जिस तरह से मुकेश भाकर ने यहाँ पर एक्शन लिया, जो उंगली दिखाई गई या बार बार अपमान की बात की जाए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। सवाल ये उठते कि ऐसी स्थिति बार बार क्यों बनती है? क्या आप जो वजह बता रहे हैं आप क्या उससे सहमत हैं मिथिलेश जी? पक्ष बने रामकेश जी तो इन्होंने एक बात कही थी कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो हमारा संरक्षक होता है, यानी हमारे हक हकूक की भी रक्षा करेगा। जब आप उस पर बिलीव करते हो, किसी पर आपने यकीन कर दिया, यकीन से बड़ी कोई पूजा नहीं होती है। अगर आपका बिलीव है कि वासुदेव देवनानी हमारे हकों की रक्षा करेंगे, तो फिर मुझे लगता है उंगली दिखाने की जरूरत नहीं थी। और अगर गलत ऑर्डर निकला था जो सीआरपीएफ और भारतीय न्याय संहिता में, तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। दूसरा, जहां तक इंपॉर्टेंट है इश्यू दूसरा था, उसको घुमा के ले जाना था कि जोगाराम जी का बेटा कैसे बन गया डबल एज। लड़ाई ये थी, लेकिन जब ये बहस छिड़ती तब सवाल यह भी उठता कि जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है दिल्ली के मेदांता अस्पताल में, रामेश्वर डूडी, वो आरसीए का अध्यक्ष बनने के लिए तड़फ रहा था और स्कूटर पर कैसे भागा था और किस मुख्यमंत्री का बेटा था, वो भी बात उठती। जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए यह हंगामा हो गया। उससे कांग्रेस के जो राज है उन पर भी पर्दा छुपा रहा। लेकिन इसमें एक रेक्टिफाई ऑर्डर हो सकता है, गलतियां होती है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि भाई केंद्र का ही अपमान हो गया, 256 के साथ 356 लगा दी जाए, क्योंकि 356 का उपयोग सबसे ज्यादा किसने किया है? जब बीजेपी वाले ये सवाल पूछते तब फिर क्या जवाब आता? तो मामला बड़ा पेचीदा था। इसलिए अब जो रामधुनी आखिरी जो गांधी जी का अस्त्र है वो अपना लिया है, और कल जब वीर सावरकर पिक्चर दिखा रहे हैं, देखिए जले पे नमक बीजेपी वाले भी लगा रहे हैं, कल जो विधायकों को डिनर करा रहे हैं, डिनर डिप्लोमेसी के बाद जो फिल्म दिखा रहे हैं वो वीर सावरकर दिखा रहे हैं। और वीर सावरकर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा जी पिछली सरकार में कई बार बयानवीर बने। तो ऐसे में जो दोनों पार्टियों के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, उससे आम जन का मुद्दा किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, लोगों ने कौन करोड़ों रुपए खा गए, उस पर डिस्कस होना चाहिए। आम आदमी के पानी जो बारिश से कहर आ रहा है, 5 आदमी बह गए, इसमें ड्रेनेज सिस्टम कौन जेडी के अधिकारी हैं, क्या किस तरीके के हादसे हो रहे हैं कि आज 3 राजस्व अधिकारी मर गए। इन मुद्दों पर जो जनता से, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे संवाद हो, उन पर बहस हो, तब तो लोगों को समझ में आएगा। लेकिन ये होगा कब? मतलब जी सवाल बेहद है, लेकिन ये होगा कब और कैसे गोपाल जी? क्योंकि सभी विधायक, आप दोनों भी विधायक ही हैं, और इस तरह से 200 जो विधायक विधानसभा के अंदर मौजूद रहते हैं, सवाल यही है कि आम जन के मुद्दे तो उठते नहीं, कार्रवाई होती है, हंगामे की भेंट चढ़ती है, और इसी तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मौजूदा सत्ता पक्ष पर सवाल उठा जाएगा, लेकिन जब पिछले 5 साल की बात की जाएगी तो वो खुद उसी में फंसते हुए नजर आते हैं। देखिए, मेरे सामने संकोच का विषय ये है कि कांग्रेस में एक ही सज्जन विधायक हैं, वो मेरे सामने मौजूद है, तो मैं इनके सामने क्या कहूं? हमने तो वो विधानसभा देखी है जब मार्शल को केवल उसका अंडरवियर छोड़ा गया था। कांग्रेस के विधायक पीट रहे थे, और कहां पीट रहे थे? आसन की टेबल के ऊपर।
अगर उस दिन नहीं बचा लिया गया होता तो मर जाता वो, क्योंकि वो एक पुलिस का कर्मचारी था, पुलिस बोल नहीं सकती थी। तो जो कांग्रेस के लोग मार्शल को नंगा करके पीट सकते हो, उनके लिए आज क्या नयापन था? क्या भारत के अंदर कोई कांग्रेस शासित सरकार नहीं है 1, 2, 4? वहां पर न्याय संहिता बदल गई, वहां पर नियुक्तियां बदल गई, वहां सारे केसों के दंड संहिताएं बदल गई, कहीं कुछ किया है क्या? और फिर सवाल अगर न्याय संहिता का था तो नारे क्यों लगाए जा रहे थे कि विधि मंत्री इस्तीफा दो? क्यों नारे लगाए जा रहे थे विधि मंत्री के बेटे के? तो इसलिए मैं ये बार बार जोर दे करके कहता हूं कि नवाचार के विषय का मुकाबला कांग्रेस का भ्रष्टाचार नहीं कर सकता था। क्या नवाचार करेंगे? अभी तो इनके ऊपर देशद्रोह के केस लगे हैं पिछले 6 महीने में। इनके ऊपर जमीनों पर कब्जे के, पट्टों को, दूसरे के पट्टों को अपने नाम करने के। जयपुर के अंदर एक कैबिनेट मिनिस्टर का भाई सुविधा क्षेत्र के अंदर 4 मंजिल की बिल्डिंग बना करके बैठा हुआ है। किस चीज का नवाचार? तो उसका इलाज यही है जो ये करना जानते हैं। मेरे को ध्यान आ रहा है इसी विधानसभा के अंदर, जयमिनी जी को ज्यादा ध्यान होगा, कि कम से कम 3-4 बार इस चीज का उपहास किया गया कि रामदेव जी वो पहन करके चले गए, महिलाओं वाली जो नीचे पहनते हैं। एक पुलिस के अत्याचार के बीच में एक आदमी जान बचाना चाहे, उसका उपहास कानून के राज में। और आज इनके विधायक जी को महिलाएं घेरे खड़ी थी। अरे भाई अगर शिखंडी हो, अरे भाई अगर बिरहनला हो, अरे भाई अगर तुमको स्त्रियों के बीच में बैठ करके अपनी इज्जत बचानी पड़ रही हो तो लानत है ऐसी पॉलिटिक्स के ऊपर। रामकेश जी बाहर चले जाते जी। रामकेश ये सब गोपाल जी साहब जो अभी कह रहे हैं, ये सब बात को घुमा फिरा करके और मुद्दे से भटकाने का काम है। जो असली मुद्दा है वो 25/7 का ऑर्डर जो उन्होंने गलत तरीके से ऑर्डर निकाला, वो ऑर्डर केंद्र के कानूनों के खिलाफ अब आगे है। क्या? अब कांग्रेस की आगे रणनीति क्या है? केंद्र के कानूनों के खिलाफ होने के कारण हमने केवल और केवल व्यवस्था का प्रश्न उठाया। व्यवस्था के प्रश्न पे अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था देनी चाहिए थी, इसमें और दूसरी कोई मुद्दा नहीं था, कोई बात नहीं थी। व्यवस्था का प्रश्न व्यवस्था के मुद्दे से हल हो जाता, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने भी नहीं किया और संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस पर गौर नहीं किया और जानबूझ करके मुद्दे को उलझाया और अफरा तफरी का माहौल खड़ा किया। इसके लिए पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेदार हैं, उनका अहंकार जिम्मेदार। पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि लगातार ये कार्रवाई चलती रही, नवाचार की बात यहां पर कही जा रही है, तो एक फैसले को लेकर ही लगातार विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। अब कल क्या होगा? देखिए कल क्या होगा उससे पहले ये सोचने का विषय कि वो राजस्थान के नागरिक हैं जिनके वोटों से ये सब लोग संसद विधानसभा में पहुंचे, जिस कन्हैयालाल का अंगूठा चबाया गया, जिस भरतलाल मीणा के आंख पे खरोच आई है, जिस भरतलाल मीणा के हाथ पे खरोच आई है, ये बताता है कि आप ठीक है अनीता जी के साथ जो हुआ, जाटव जी के साथ, वो दुर्भाग्यपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन सबसे अहम बात है कि 82 साल के हरिमोहन शर्मा जी जो काफी बार विधायक रह चुके, वो क्या कर रहे थे वहां? वो अगर गिरते हैं तो वो क्या कर रहे थे? वो तो अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने तो ऐसे कई बार दृश्य देखे थे। तो कहीं न कहीं इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश थी कि कोई बड़ा हंगामा हो जाए और ये सरकार बदनाम हो जाए, क्योंकि एक 82 वर्ष का व्यक्ति क्यों मार्शलों से जूझ रहा था, एक पूर्वी राजस्थान की विधायिका को क्यों आगे लाया गया? क्या पूर्वी राजस्थान में 2 जगह उपचुनाव होना है, वहां जो वोट बैंक के कहीं गलती से जी 82-85 साल कुछ नहीं होता, पूरी कांग्रेस एकजुट है और जैसे ही इन्होंने ये आदेश दिया आप एकजुटता की बात कर रामकेश जी, तय कर लिया था मुकेश भाकर। मिथिलेश जी क्या वो सीट थी? नहीं, लेकिन बात उनकी सीट थी। कांग्रेस बटी हुई है, कांग्रेस के अलग अलग लोग हैं, हाईलाइट होने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। बटी हुई होती हाउस में तो आज मुकेश भाकर सदन में नहीं होते और मार्शल उसको उठा करके ले जाते।
आज आपने देखा होगा पूरी कांग्रेस एकजुट रही है। रामकेश जी की वजह से आज एक नया चीज देखने को मिली मार्शल आने के बाद जो सचिन पायलट अशोक गहलोत से मिलकर नहीं गए, आज तक मिलने नहीं गए। मुकेश भाकर सचिन पायलट के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने ट्वीट करके मुकेश भाकर के पक्ष में जो बयान दिया है वो रामकेश जी की उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट तो आज तक उनका हालचाल पूछने गए नहीं। 2 महीने से वो कमर दर्द से पीड़ित हैं। तो कहीं न कहीं ये उपलब्धि है कि कांग्रेस में जो बाहर 2 गुट हैं जो मिलने नहीं गए, उसमें आज जिस तरीके से रामकेश जी के प्रयास से अशोक गहलोत जी ने जो मुकेश भाकर के पक्ष में ट्वीट किया है वो विचारणीय है, वो एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कांग्रेस। चलिए, क्योंकि बात खत्म हो गया। केवल 1 सेकंड का है कि जब आप विधानसभा अध्यक्ष को बाहर धृतराष्ट्र कह सकते हैं और यहां पर इन्होंने खुद असंवैधानिक कहा है, इससे ज्यादा क्या बड़ा अपमान होगा? क्या अपमान होगा आसन का? धृतराष्ट्र कह रहे हैं आप। ये संवैधानिक अधिकार धृतराष्ट्र आज से नहीं है, हर माननीय सदस्य को अपनी सीट पर खड़े चलिए, आप दोनों ने अपनी बात रखी, लेकिन क्योंकि वक्त और हो गया है, बहुत शुक्रिया रामकेश जी, मिथिलेश जी और गोपाल जी, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, हंगामा क्यों है बरपा, क्या स्थिति बनी यहाँ पर दोनों तरफ से? बीजेपी विधायक और कांग्रेस के विधायक ने भी अपनी बात रखी, लेकिन सवाल ये उठता है कि चलिए फैसला कुछ भी हो सकता है, लेकिन सम्मान की बात होती है। आसन जब पैरों पर हो तो आप कितना सम्मान कर रहे हो, स्पीकर अगर कुछ कह रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप कितना सम्मान रख रहे हो। और बिल्कुल ये धरना यहाँ पर जारी था, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब स्पीकर यहाँ कुछ कह रहे हैं तो उस समय आपने कितना उन्हें सम्मान दिया? आप उंगली दिखा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि आप हमेशा समर्थन में आओ, लेकिन अपनी बात कहने का तरीका होता है। लेकिन क्या विधानसभा के अंदर विधायकों को भी ये सिखाना पड़ेगा कि क्या तरीका है, क्या संवैधानिक है, क्या नहीं है? फैसले के साथ आप जा सकते हो या उसका विरोध कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका होता है। प्रदेश की पूरी जनता ये देखती है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज है, आप कैसे अपनी बात रखते हो, कैसे जनता की आवाज उठाते हो। लेकिन अगर इस तरह की स्थितियां बनेगी तो जनता भी सोचने को मजबूर होगी कि हम जिन विधायकों को भेज रहे हैं आखिर वो कैसे बात रखते हैं। क्या यही स्थिति रहेगी तो क्या अगली बार भी जनता आप पर भरोसा करेगी? ये भी एक अहम सवाल है और विधायकों को इस पर भी विचार करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।